हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा जो 300 बेस्ट एमसीक्यू हैं, उनका भाग 4 हिंदी में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय तेल निगम इन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी का प्रीमियम फ्यूल बनाया है XP100। ये 100 ऑक्टेन प्रीमियम फ्यूल है। इसको इन्होंने एक्सपोर्ट करा है अभी अभी अपनी सब्सिडरी को, जिसका नाम है लंका IOC। तो कौन से कंट्री को? तो आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका में एक्सपोर्ट करना इन्होंने शुरू करा है XP100 को। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट नावा शेवा से इन्होंने एक्सपोर्ट करा। यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि भारतीय तेल निगम ने अभी 2 और तेल बनाए हैं। एक का नाम है E10, ये फार्मूला 1 गाड़ियों में यूज़ होगा। और ये कहाँ पे बन रहा है? पैरादीप रिफाइनरी में बन रहा है, जो कि उड़ीसा में है। और एक तेल है स्टॉर्म फ्यूल। ये जो मोटरसाइकिल की रेस होती है, जिसे मोटो जीपी रेस बोलते हैं, उसमें यूज़ होगा। और ये कहाँ पे बन रहा है? कोयाली रिफाइनरी, जो कि गुजरात में लोकेटेड है। तो ये दोनों भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने ही बनाए हैं। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जापान की जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, जिसका नाम है पैनासोनिक, उसके साथ मिलकर भारत में सिलेंड्रिकल लिथियम सेल बनाने के लिए भी इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जॉइंट वेंचर किया है। डिफेंस साइबर एजेंसी, इसने एक एक्सरसाइज कंडक्ट किया है अभी अभी, भारत की जो साइबर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं उसको बढ़ाने के लिए। डिफेंस साइबर एजेंसी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए काम करती है साइबर सिक्योरिटी के लिए। आपको ये बताना है ये जो एक्सरसाइज करी है इसका क्या नाम है? इसका नाम है एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा। एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा। यहाँ पे आपको ये भी बता देता हूँ कि अभी अभी एक इंडेक्स भी आया था, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, इसमें रशिया जो है वो नंबर 1 था, यूक्रेन नंबर 2 पे था और भारत 10वें नंबर पे था। इस इंडेक्स को दिया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने मिलकर इसे दिया था। भारत की कौन सी कंपनी है जिसे एक बहुत बड़ा ठेका मिला है? जो ब्रिटेन की पावर कंपनी है, जैसे भारत में NTPC है, ऐसे ही ब्रिटेन की सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी है नेशनल ग्रिड PLC। तो इनका एक प्लांट है पोर्ट तलबोत में, वेल्स में, ब्रिटेन में। इसे ग्रीन स्टील प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करने का ठेका किसे दिया है? तो ये टाटा स्टील को दिया है। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है, तो एक बार ये ग्रीन हो जाएगा तो इससे कार्बन एमिशन जो है वो भी काफ़ी कम हो जाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है टाटा स्टील को। और ये पोर्ट तलबोत में लोकेटेड है, जो कि वेल्स में है। वेल्स, जो 4 मेन कंट्रीज आते हैं यूके में, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड, उनमें से एक है वेल्स। इनमें से कौन सी कंपनी है जो 2024 में तीसरी यूनिकॉर्न कंपनी बनी है भारत की? जो पहली थी वो थी कृत्रिम, दूसरी थी परफियोस और तीसरी है पोर्टर। तो आंसर है पोर्टर, जो कि लॉजिस्टिक्स कंपनी है। और यूनिकॉर्न का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जिसकी मार्केट वैल्यू $1 बिलियन या उससे ज़्यादा हो गई है, उसे यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है। वैसे अभी एक एक इंडेक्स भी आया था जिसका नाम है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, जिसको हुरुन ने दिया था, हुरुन इंस्टीट्यूट। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में नंबर 1 अमेरिका है। अमेरिका में यूनिकॉर्न सबसे ज़्यादा थे, 703। दूसरे नंबर पे था चाइना, 340 यूनिकॉर्न है चाइना के पास। और तीसरे नंबर पे उसमें इंडिया था, तीसरे नंबर पे इंडिया था, अंडरस्टूड। चौथे नंबर पे था ब्रिटेन। और दुनिया का सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल यूनिकॉर्न था इस ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के हिसाब से, वो कंपनी थी बाइट डांस, जो कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी अभी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स दिया है। ट्रैवल एंड टूरिज्म के क्षेत्र में कौन सा कंट्री कितना अच्छा कर रहा है उसको ये दिखाता है। इसमें इंडिया की क्या रैंक है? इंडिया की रैंक है 39। नंबर 1 कंट्री इसमें अमेरिका है, नंबर 2 स्पेन और नंबर 3 पे इसमें जापान है। तो इन्होंने ये एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरे, SURREY, यूनिवर्सिटी ऑफ सरे, जो कि इंग्लैंड में है, उसके साथ मिलकर इसको दिया है। और एक यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर स्पेन की राजधानी मैड्रिड में है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अभी कितना सरप्लस है जो भारत सरकार को ट्रांसफर करा है? एक तरह से कह सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितना प्रॉफिट या डिविडेंड है जो भारत सरकार को दिया है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। तो ये अमाउंट है 2,10,874 करोड़, 2,10,874 करोड़। और ये एक इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है जो बिमल जालान कमेटी ने दिया था। बिमल जालान RBI के पूर्व गवर्नर थे, तो बिमल जालान कमेटी ने एक ढांचा दिया था, उसके तहत ये ट्रांसफर किया जाता है। ये 26 अगस्त 2019 को ये इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, बिमल जालान कमेटी के कहने पर। तो टारगेट को एक्सीड करा है। जो टारगेट था फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए वो था 1.04 लाख करोड़,
और आप देख सकते हैं दुगने से भी ज़्यादा 2,10,874 करोड़। अगर आपसे पूछें कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 2025, उसके लिए टारगेट कितना रखा है, तो वो रखा है 1.02 लाख करोड़। 1.02 लाख करोड़। एक बात और, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो कंटिंजेंट रिस्क बफर है, कंटिंजेंट मतलब होता है इमरजेंसी, इमरजेंसी के लिए कंटिंजेंट रिस्क बफर, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसके लिए जो पैसा रखा जाता है अलग से, वो कितना रखा है, फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए कितना रखा था, तो फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए रखा था 6.5% ऑफ देयर बैलेंस शीट। 6 से बढ़ा के 6.5 कर दिया था। क्लियर? 6 से बढ़ा के 6.5 कर दिया था। फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए 6% था और फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए 6.5% ऑफ देयर बैलेंस शीट। ये भी आप याद रख सकते हैं। दूसरा, ग्लोबल एआई समिट अभी अभी किसने उसकी सह अध्यक्षता करी, सह मेजबानी, को होस्टिंग करी, तो ये साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में हुआ और साउथ कोरिया और ब्रिटेन ने मिलकर इसको होस्ट किया। और अभी अभी एआई ग्लोबल फोरम जो हुआ था वो भी सियोल में हुआ था और दूसरा ग्लोबल एआई समिट जो है वो सियोल में हुआ, दोनों सियोल में हुए। और पहला ग्लोबल एआई समिट हुआ था ब्लेचली पार्क में, ब्लेचली पार्क इंग्लैंड में है, जिसमें एआई को लेकर जो सेफ्टी कंसर्न्स हैं उनकी बात की गई, उनकी बात की गई थी। इज दैट कंप्लीटली अंडरस्टूड? और साउथ कोरिया ने अभी अभी एक अपना न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसको बंद कर दिया है, जिसका नाम है कोरी-1, KORI, कोरी-1। और एक सैटेलाइट भी लॉन्च करा है साउथ कोरिया ने जिसका नाम है नियॉन सैट-1, नियॉन सैट-1। और के स्टार नाम का कृत्रिम सूरज यानी आर्टिफिशियल सन भी इन्होंने बनाया है। ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म कौन सा है भारत का, जिसपे 1 लाख करोड़ का एमएसएमई इनवॉइस फाइनेंसिंग हो चुका है। अगर आपकी कोई एमएसएमई है, आपको कहीं से पैसा लेना है, मान लीजिए आपने कुछ सामान बेचा और आपको रिसीवेबल है यानी पैसा लेना है कहीं से, सामान आपने दे दिया ऑलरेडी, तो अगर वो पैसा देरी से आ रहा है और आपको अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है तो आप अपना वो रिसीवेबल थोड़े से डिस्काउंट पे बेच सकते हो। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए का आपने सामान बेचा, 1 लाख रुपए के रिसीवेबल हैं आपके पास, लेकिन वो पेमेंट 6 महीने बाद आएगी, आपको पैसों की अर्जेंट ज़रूरत है, तो आप थोड़े से डिस्काउंट पे ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे जाइए, किसी भी, बहुत सारे ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है इंडिया में, और आप लेट से 1 लाख की बजाय 97,000 में उसे बेच सकते हैं। तो आपको इमीडिएट पैसा मिल जाएगा और जो खरीदेगा उसको एक तरह से 3,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि बाद में वो 1 लाख रुपए आपके बिहाफ पे ले लेगा। तो ये होता है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। तो सबसे बड़ा ट्रेड्स प्लेटफॉर्म बन के जो उभरा है वो है रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। 1 लाख करोड़ रुपए के एमएसएमई इनवॉइस जो हैं इसने फाइनेंस कर दिए हैं और 25,000 से ज़्यादा एमएसएमई इस पे अवेलेबल हैं, रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ये जो रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड है ये किसने बनाया, इसमें 2 सबसे बड़े जो पार्टनर हैं वो हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और सिडबी। इसके अलावा इसमें थोड़ा बहुत हिस्सा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, येस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का भी है। तो पांच कंपनियों ने मिलकर बनाया था रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। इनमें से कौन सा कंट्री है जो 99th मेंबर बना है अभी अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ये कंट्री है स्पेन। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो बना था वो COP21 जब हुआ था पेरिस में 2015 में, तब बना था भारत और फ्रांस की एफर्ट से। भारत और फ्रांस जो हैं दोनों ने उसमें एफर्ट किया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर ग्वाल पहाड़ी करके एक जगह है गुरुग्राम हरियाणा में, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। अंडरस्टूड? और स्पेन में आपको मैं बता दूं, बार्सिलोना जो शहर है वहाँ पे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन हुआ, हर साल वहीं पे होता है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, दुनिया का सबसे बड़ा ये मोबाइल और टेलीकॉम इवेंट होता है। बार्सिलोना में अभी अभी एक ओशियन डेकेड कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, ओशियन महासागर दशक सम्मेलन, ओशियन डेकेड कॉन्फ्रेंस भी बार्सिलोना में हुआ था। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है ओशियंस को लेके वो है यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस। ये फ्रांस के शहर नीस में होगा 2025 में। अभी अभी पहला भारतीय नेवी का ऑफिसर कौन है जो ब्रिटानिया रॉयल नेवल कॉलेज इंग्लैंड में गया था वहां के नेवल ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने, तो इनका नाम है मिस्टर एन दिनेश आनंद, लेफ्टिनेंट कमांडर एन दिनेश आनंद। ये भारतीय नेवी के पहले ऑफिसर हैं जो ब्रिटानिया रॉयल नेवल कॉलेज में गए साउथ वेस्ट इंग्लैंड में वहां पे ट्रेनिंग देने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्लोबल लैंड आउटलुक थीमेटिक रिपोर्ट ऑन रेंजलैंड एंड पास्टोरलिस्ट ये कौन से संगठन ने रिलीज करी है? इसके हिसाब से दुनिया के जो 50% बड़े बड़े रेंजलैंड्स हैं वो अब डिग्रेड हो चुके हैं, बंजर होने लगे हैं, उनका विघटन हो रहा है, डिग्रेड हो रहे हैं। तो ये किस संगठन ने रिपोर्ट रिलीज करी है? रेंजलैंड्स बोलते हैं जो बहुत ही बड़े प्राकृतिक घास के मैदान होते हैं,
और पास्टोरलिस्ट बोलते हैं जो चरवाहे होते हैं, शेपर्ड होते हैं, उनको बोलते हैं पास्टोरलिस्ट। ये रिपोर्ट दी है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन यानी UNCCD। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है ये मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। और इनकी 16वीं बैठक COP 16 जो होगी वो इस साल होगी सऊदी अरब की राजधानी रियाद में 2024 में। और इनकी जो 17वीं बैठक होगी COP 17 वो मंगोलिया की राजधानी उलन बतर में होगी 2026 में। तो इनकी 16वीं और 17वीं बैठक कहाँ पे होगी UNCCD की, वो आप याद रखिए। यहाँ पे आपको ये भी बता देता हूँ कि भारत का कमिटमेंट क्या है UNCCD में। भारत का कमिटमेंट ये है कि 26 मिलियन हेक्टेयर यानी लगभग 2.5 करोड़ हेक्टेयर ऐसी जमीन है भारत में जिसका डिग्रेडेशन हो चुका है, जो डिग्रेडेड है, हमें उसका पुनर्वास करना है 2030 तक। इनमें से कौन सी कंपनी है जो भारत की नहीं बल्कि दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने सिंथेटिक एपर्चर रडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया? इस टेक्नोलॉजी को एक हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट के ऊपर माउंट किया था। हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट जो होते हैं ये एक तरह के ड्रोन होते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ सकते हैं, जैसे 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक जनरली स्ट्रेटोस्फीयर में चले जाते हैं, समताप मंडल तक चले जाते हैं। तो गैलेक्साई स्पेस जो है उसने इस स्पेशल सिंथेटिक अपर्चर रडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अभी अभी किया है। कंपनी का नाम है गैलेक्साई स्पेस, ये एक बेंगलोर की कंपनी है। और ये कंपनी अभी इसलिए भी न्यूज़ में आई थी क्योंकि ये जो कंपनी है ये एक मिशन कर रही है जिसका नाम है दृष्टि मिशन। ये भारत की पहली प्राइवेट कंपनी है जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च कर रही है। इसका नाम है दृष्टि मिशन। इंटरनेशनल बुकर प्राइज अभी अभी किसे मिला है अपनी लिखी किताब केरोस के लिए? तो ये पहली जर्मन लेखिका हैं जिन्हें ये मिला है। इनका नाम है जेनी एर्पेनबेक। इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जाता है उस किताब को जो बहुत ही उत्कृष्ट किताब हो, लेकिन इंग्लिश में नहीं हो और बाद में इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन हो। तो ये जर्मन में लिखी गई है किताब केरोस, लेकिन इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करा इन व्यक्ति ने। ये जो पुरुष आप देख रहे हैं फोटो में, इनका नाम है माइकल हॉफमैन। तो इन्हें हाफ प्राइज मनी मिलेगा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज में 50,000 पाउंड का अवार्ड मिलता है, तो इसमें 25,000 पाउंड मिलेगा माइकल हॉफमैन को जिन्होंने ट्रांसलेट करी किताब इंग्लिश में, और 25,000 पाउंड मिलेगा लेखिका जर्मन ऑथर जेनी एर्पेनबेक को। भारत के आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक हैं। इन्होंने पहली अभी जो डाक टिकट है, स्टैंप है, वो रिलीज करी। कौन से देश में जो भारतीय मूल के तमिल हैं उनके आगमन के 200 साल पूरे हुए? तो सन 1823 की बात है। अंग्रेज जो हैं वो तमिल लोगों को श्रीलंका ले गए थे, तो आंसर है श्रीलंका। और 2023 में 200 साल पूरे हुए तमिल लोगों के श्रीलंका जाने के। अंग्रेज लोग उन्हें क्यों लेकर गए थे? जिससे वहाँ पे जो कॉफ़ी प्लांटेशन है, चाय के बागान हैं, रबड़ के जो बागान हैं, उनमें वो काम कर सकें। तो इस उपलक्ष्य में श्रीलंका के एक नेता ने एक डाक टिकट जारी करा, श्रीलंका सरकार ने, और वो श्री श्री रविशंकर जी को दिया। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने अभी अभी बिजली बना के दिखाई? कोयला जो है, कोयले से बिजली बनती है इनके टंडा थर्मल पावर प्लांट में जो यूपी में है, लेकिन 100% कोयले का इस्तेमाल नहीं किया। इन्होंने 80% कोयले का इस्तेमाल किया, और जो बाकी 20% है वो है टोरेफाइड बायोमास। ये टोरेफाइड बायोमास क्या होता है? जब आप बायोमास को ऑक्सीजन की कमी में जलाते हैं तो टोरेफाइड बायोमास बनता है, और ये काफ़ी क्लीन फ्यूल है। तो कोयले के साथ साथ अगर हम थोड़ा बहुत टोरेफाइड बायोमास का इस्तेमाल करें तो कार्बन उत्सर्जन कम होता है। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए जितना कम हो सके हम कोयले का इस्तेमाल करें। तो ये करके दिखाया अपने टंडा थर्मल पावर प्लांट में एनटीपीसी ने, तो आंसर है एनटीपीसी। और ये टंडा थर्मल पावर प्लांट जो है ये यूपी में लोकेटेड है। अभी अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनियां हैं उनका बाजारी पूंजीकरण $5 ट्रिलियन पार कर गया। तो भारत अब कौन से नंबर की कंपनी हो गई है बाजारी पूंजीकरण या मार्केट कैपिटलाइजेशन में? भारत जो है अब 5वें नंबर की कंट्री हो गई है। पहले नंबर पे अमेरिका है बड़े अंतर से, $55 ट्रिलियन, उसकी सारी कंपनियों की वैल्यू है $55 ट्रिलियन। फिर चाइना है $9 ट्रिलियन। फिर जापान है $6.1 ट्रिलियन तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे हांगकांग $5.5 ट्रिलियन, और अब जो है भारत $5 ट्रिलियन। अभी अभी कौन सा टेलीविजन चैनल है जिसने 2 AI एंकर लॉन्च करे हैं, AI कृष और AI भूमि? AI कृष और AI भूमि, तो आंसर है डीडी किसान। डीडी किसान ये टीवी चैनल है, एकमात्र टीवी चैनल है भारत का जो भारत के किसानों के लिए है, और ये चैनल स्टार्ट हुआ था 26 मई 2015 को। तो अभी 26 मई 2024 को इन्होंने एक नया लुक और स्टाइल अपना इंट्रोड्यूस करा है।
और एआई एंकर इंट्रोड्यूस करें, एआई कृष और एआई भूमि। बिल्कुल मानव जैसे दिखते हैं और 50 से ज़्यादा भाषाओं में ये एंकर कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक एंकर और याद रखिए, सना, इंडिया टुडे ग्रुप ने बनाया था सना नाम का एंकर, और इसको अभी अभी रिसेंटली अवार्ड भी मिला है। ईपीएफओ में कितना फॉर्मल जॉब क्रिएशन हुआ? ईपीएफओ हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अधीन काम करता है, श्रम मंत्रालय के अधीन काम करता है। भारत में जो औपचारिक तौर पे जो जॉब क्रिएट हुए वित्तीय वर्ष 2024 में वो थे कितने? 15.4 मिलियन, यानी लगभग 1.5 करोड़। और अगर मैं वित्तीय वर्ष 2023 से कंपेयर करूं तो उसमें हुए थे 13.85 मिलियन। तो कितनी वृद्धि देखने को मिली वित्तीय वर्ष 2024 में कंपेयर टू वित्तीय वर्ष 2023? तो ये वृद्धि थी 11.4%। 11.4%। अभी भारत का कौन सा राज्य है जो शैलो एक्विफर मैनेजमेंट, यानी जो उथले जलाशय हैं उनका प्रबंधन का एक तरीका इसने निकाला है, और अमृत योजना के तहत यह किया गया है। अमृत योजना 1 अक्टूबर को लॉन्च हुई थी, 1 अक्टूबर 2021 को, और इसका जो पहला चरण था अमृत 1, उसमें 500 शहर थे, और जो दूसरा चरण है उसमें लगभग 4700 शहर हैं। तो ये योजना को चलाता है हमारा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। तो इसमें 100 से 120 फीट गहरे बोरवेल बनाए जा रहे हैं तेलंगाना में, तो आंसर है तेलंगाना, जिनसे जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो सके, भूजल का स्तर जो है दोबारा बढ़ाया जा सके। इनमें से अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कौन से देश का है जिसने D4AGPH नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाया है एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए? डेटा ड्रिवन डिसीजन जिससे हम ले सकें, डिजिटल एग्रीकल्चर टूल्स एंड सर्विसेज इस पे अवेलेबल होंगे। तो ये फिलीपींस में है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसने बनाया है D4AGPH प्लेटफॉर्म। कौन से कंट्री ने चैट GPT बनाया है लार्ज लैंग्वेज मॉडल? ये चाइना ने बनाया है, और ये ट्रेन किया गया है जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग उनकी पॉलिटिकल फिलोसॉफी पे, जो कि है सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी कौन से 3 कंट्री हैं जिन्होंने पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करा है एज अ कंट्री? भारत ने ये काम बहुत पहले ही कर लिया था, और पैलेस्टाइन को अभी 3 कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज करा है। ये 3 कंट्री हैं स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे। तो आंसर है ऑप्शन सी। और भारत ने 1988 में ही पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज कर लिया था। साइक्लोन रेमल आया अभी जिसने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट पे को प्रभावित किया, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ। ये नाम किसने दिया रेमल? ये नाम दिया था ओमान ने। ओमान जो देश है उसने नाम दिया था रेमल। रेमल का मतलब होता है रेत यानी सैंड अरबी भाषा में। अभी एस्ट्रोनॉमी के लिए शॉ प्राइज किसे मिला है? एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल विज्ञान, तो ये मिला है एक भारतीय व्यक्ति को जिनका नाम है श्रीनिवास कुलकर्णी। वैसे कर्नाटक से हैं ये, लेकिन अभी अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका के ही नागरिक हैं। तो ये शॉ अवार्ड एक हांगकांग के व्यक्ति जिनका नाम था रन रन शॉ, उन्होंने शुरू करा था, RUN रन रन शॉ, 2002 में शुरू करा था। ये 3 क्षेत्रों में दिया जाता है, खगोल विज्ञान, लाइफ साइंस और मेडिसिन, और मैथमेटिकल साइंस। इसमें $1.2 मिलियन का अवार्ड भी, कैश अवार्ड भी दिया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ मार्खोर, मार्खोर एक बकरी होती है, तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया पहली बार 24 मई 2024 को। तो बिल्कुल ब्रांड न्यू डे है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है मार्खोर किस कंट्री का नेशनल एनिमल है? ये पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है, तो आंसर है पाकिस्तान। इसके अलावा पहली बार 25 मई का दिन वर्ल्ड फुटबॉल डे के रूप में भी मनाया गया 2024 में, ये भी एक ब्रांड न्यू डे है। और 11 जुलाई का दिन एक शहर है स्रेब्रेनिका, वहाँ पे जेनोसाइड हुआ था, उसके विक्टिम्स को याद करने के लिए भी मनाया जाएगा। तो जो भी बिल्कुल नए दिन होते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, वो आपको याद रखने होते हैं। और पाकिस्तान ने अभी 2 सैटेलाइट भी लॉन्च करे हैं। कौन कौन से हैं? एक का नाम है iCube कमर, जो लूनर सैटेलाइट था इनका, iCube कमर। और दूसरे का नाम है पाकसैट MM1, पाकसैट MM1। लेट्स मूव इंडिया, ये अभियान किसका है जिसमें जो खिलाड़ी हैं उनको सेलिब्रेट किया जाता है, इंस्पायर किया जाता है लोगों को? लेट्स मूव इंडिया अभियान शुरू करा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने, तो आंसर है ऑप्शन डी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो ये इसको चला रहे हैं भारत में रिलायंस फाउंडेशन और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के साथ मिलकर। और एक दिन ऐसा भी होता है 23 जून का, जिसे ओलंपिक डे के रूप में मनाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये अभियान सिर्फ भारत में चल रहा है, लेट्स मूव इनका जनरल अभियान है, लेकिन इंडिया में जो है उसका नाम है लेट्स मूव इंडिया। और भारत के जो एथलीट जा रहे हैं ओलंपिक्स में, उनको स्पॉन्सर कर रही है जर्मनी की कंपनी प्यूमा। कौन सा संगठन है जिसे लीगल पर्सनैलिटी,
जिसने एक्वायर कर ली है। लीगल पर्सनैलिटी मतलब होता है एक ऐसा संगठन जिसके अपने राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं और जिसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसको बोलते हैं लीगल पर्सनैलिटी। तो ये है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के ये 7 कंट्री मेंबर हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। यह संगठन 1997 में 1997 में बना था और इसका एक रूल एंड रेगुलेशन का चार्ट, जिसे चार्टर बोलते हैं, वो अडॉप्ट करने के लिए 7 कंट्रीज को कहा गया था। तो नेपाल अभी आखिरी कंट्री था 7वां जिसने इसको अपना लिया, यानी सभी 7 कंट्रीज ने इसका चार्टर अपना लिया और वो 20 मई 2024 से लागू हो गया। बिम्स्टेक को लीगल पर्सनैलिटी देयरफॉर मिल गई और इसका हेडक्वार्टर बिम्स्टेक का ढाका में है। बिम्स्टेक ने वैसे अपनी पहली एक्वेटिक्स चैंपियनशिप भी कराई थी अभी, वो दिल्ली में हुई थी। पूसा इंस्टीट्यूट यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जिसे कहते हैं, इसने भारत की पहली नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी आनुवांशिक रूप से संशोधित नहीं है और हर्बिसाइड टॉलरेंट ये बासमती चावल की वैरायटी क्रिएट करी है। इनका क्या नाम है? एक है पूसा बासमती 1979 ऑप्शन ए और एक है पूसा बासमती 1985, ये 2 क्रिएट करी हैं। और इसी इंस्टीट्यूट ने एक गेहूं का भी एक किस्म तैयार करी है जिसका नाम है HD 3386। वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिप्लेस करेगी पुरानी वैरायटी को। HD 3386 रिप्लेस करेगी HD 2967 को। HD 2967 भारत में जितना भी गेहूं उगाया जाता है 25% यही गेहूं उगाया जाता है, HD 2967। अभी स्किल्स नाम का प्लेटफॉर्म बना है, स्पीशीज कंजर्वेशन नॉलेज इंफॉर्मेशन लर्निंग लेवरेज एंड शेयरिंग। ये ग्लोबल स्पीशीज एक्शन प्लान के तहत बना है बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। तो इसको कौन मैनेज करेगा? इसको मैनेज करेगा, इसका संचालन करेगा IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। ऑपरेशन डुरंडल किसका है? जिसके तहत नई सुपरसोनिक मिसाइल बनाई है ASMPA, ये फ्रांस ने बनाई है। तो फ्रांस का ये मिशन है ऑपरेशन डुरंडल। ये एयर लॉन्च्ड लैंड अटैक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो न्यूक्लियर कैपेबल है। अभी भारत का पहला एयरपोर्ट जिसे एक सिग्निफिकेंट रिकॉग्निशन मिल गया है, जीरो वेस्ट टू लैंडफिल, यानी इस एयरपोर्ट से कोई भी कचरा लैंडफिल में नहीं जाएगा। तो ये है तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये स्टेटस इन्हें दिया है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी भारतीय उद्योग परिसंघ ने। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA, ये गिफ्ट सिटी गुजरात में उसको एक ग्लोबल कमोडिटी ट्रेडिंग हब बनाना चाहता है। इसके लिए कमेटी बनाई है इसने। इस कमेटी के चेयरमैन कौन होंगे? इस कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं भारत के पूर्व कॉमर्स सेक्रेटरी जिनका नाम है राजीव खेर। राजीव खेर। अभी मलेरिया की वैक्सीन बनाने के बहुत नज़दीक पहुंच गई है भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी? ये है JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। मलेरिया की पूरी दुनिया में 2 ही वैक्सीन अवेलेबल है, एक है मॉस्क्विरिक्स और एक है मैट्रिक्स M। मॉस्क्विरिक्स को बनाया था ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन ने और मैट्रिक्स M को अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर बनाया है। अभी JNU कोशिश कर रहा है तीसरी वैक्सीन बनाने की। इसमें 2 प्रोफेसर हैं, शैलजा सिंह और आनंद रंगनाथन, जो इस पे काम कर रहे हैं। ये टारगेट कर रहे हैं मलेरिया की जो पैरासाइट होती है जिसे प्लाज्मोडियम बोलते हैं। प्लाज्मोडियम से मलेरिया फैलता है। प्लाज्मोडियम के सरफेस पे कुछ प्रोटीन होते हैं जिन्हें प्रोहिबिटिन कहा जाता है। प्रोहिबिटिन, तो ये उसमें कोशिश कर रहे हैं, प्रोहिबिटिन को टारगेट कर रहे हैं। और ये फिर जो प्लाज्मोडियम है इसको लेके मच्छर उड़ता है, फीमेल एनोफिलिस। इनमें से एंटोनियो गुटेरेस जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं, उन्होंने आपदा न्यूनीकरण के लिए, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए अपना स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव किसे बनाया है? ये एक भारत के व्यक्ति को बनाया है और इनका नाम है प्रोफेसर कमल किशोर। प्रोफेसर कमल किशोर। एक यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है UNDRR यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। दुनिया का सबसे भारी इथाइलिन ऑक्साइड रिएक्टर चाइना को बना के दिया है भारत की कंपनी ने। किसने? तो ये लार्सन टोब्रो ने बना के दिया है। और इसका वजन कितना है? इसमें 2 रिएक्टर हैं, एक का वजन है 1136 मैट्रिक टन। 1136 मैट्रिक टन, ये दुनिया के सबसे भारी इथाइलिन ऑक्साइड रिएक्टर हैं जो चाइना में लगाए जाएंगे। दुनिया की दूसरी सबसे यंगेस्ट और भारत की सबसे कम उम्र की लड़की कौन है जिसने माउंट एवरेस्ट को नेपाल की तरफ से चढ़ाई करी है? इसका नाम है काम्या कार्तिकेयन। ये नेवी के कमांडर हैं, एस कार्तिकेयन उनकी बेटी हैं। अभी कौन से संगठन ने, कौन से भारत के मंत्रालय ने एक संगठन को खत्म कर दिया है? फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड। तो 3 संगठन हैं इस मंत्रालय के जिनको खत्म कर दिया गया है। एक है फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड, राइट, एक है राष्ट्रीय महिला कोष, राष्ट्रीय महिला कोष, और एक है सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। ये तीनों आते थे महिला बाल विकास मंत्रालय के अधीन। तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इन तीनों को अब खत्म कर दिया गया है संगठनों को। आरती एक लड़की है भारत की, इसे अमल क्लूनी
वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड मिला है पिंक ई रिक्शा के लिए। ये रिक्शा स्टार्ट हुए थे यूपी के बहराइच जिले में, तो आंसर है यूपी, प्रोजेक्ट लहर के तहत, प्रोजेक्ट लहर। और ये अवार्ड इन्हें खुद ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स ने दिया है, किंग चार्ल्स ने दिया है। भारतीय नेवी ने जैक स्टाफ का नाम बदल के क्या रख दिया है? तो जो झंडा होता है, झंडे में जो पोल होता है उसको जैक स्टाफ कहा जाता है, तो इसे नेशनल फ्लैग स्टाफ अब से कहा जाएगा बजाय जैक स्टाफ के। और जैक वर्ड झंडे के लिए यूज होता था, अब जैक को कहा जाएगा नेशनल फ्लैग और जैक स्टाफ को कहा जाएगा नेशनल फ्लैग स्टाफ। आरबीआई का डेटा आया है, उसके मुताबिक जो वित्तीय वर्ष 2024 में भारत में नेट एफडीआई आया वो कितना आया? नेट एफडीआई जो भारत में आया वो 10.58 बिलियन डॉलर था सिर्फ। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे फाइनेंशियल ईयर 23 से, तो उसमें 27.98 बिलियन डॉलर था नेट एफडीआई। तो इसमें जो गिरावट है 62.17% की देखने को मिली, 62.17% की गिरावट इसमें देखने को मिली। एफडीआई भारत के सबसे ज्यादा किस राज्य में आया? महाराष्ट्र में आया सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे कर्नाटक। और सबसे ज्यादा किस सेक्टर में आया? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्टर में आया। कौन से कंट्री से सबसे ज्यादा आया? तो सिंगापुर से सबसे ज्यादा आया, ये भी ध्यान रखिए, सिंगापुर से सबसे ज्यादा एफडीआई भारत में आया। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने बिजली की तारें सबसे ज्यादा जोड़ी फाइनेंशियल ईयर 24 में? बिजली की तारें जो होती हैं, ट्रांसमिशन लाइन जिन्हें बोलते हैं, तो यूपी नंबर 1 था इसमें, यूपी नंबर 1 था। यूपी ने 1460 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन जोड़ी फाइनेंशियल ईयर 24 में, दूसरे नंबर पे था गुजरात। इनमें से इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय घुड़सवारी संघ को कंट्रोल करेगी एक सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, इसके चेयरमैन कौन होंगे? इसके चेयरमैन होंगे जस्टिस नजमी वजीरी, जस्टिस नजमी वजीरी। अभी अभी आईपीएल किसने जीता? सनराइजर हैदराबाद को हराया। फाइनल मुकाबला हुआ था चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में, तो ये कोलकाता नाइट राइडर ने जीता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन रहे नीतीश कुमार रेड्डी, उभरते खिलाड़ी। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे, मैन ऑफ द सीरीज एक तरह से सुनील नारायण। ऑरेंज कैप मिला विराट कोहली को, पर्पल कैप मिला सबसे ज्यादा विकेट लेने के लिए हर्षल पटेल को, और फेयर प्ले अवार्ड मिला सनराइजर हैदराबाद को। अभी अभी काजी नजरुल इस्लाम, जिन्हें विद्रोही कवि कहते थे या बांग्लादेश का राष्ट्रीय कवि बोलते हैं, उनकी कौन सी जयंती मनाई गई 25 मई को? ये इनकी 125वीं जयंती मनाई गई, राइट, 125th। और आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ कि एक संत थे जिनका नाम था फकीर लालन शाह, इनकी 250वीं जयंती अभी अभी मनाई गई। ये बॉल संगीत के संस्थापक थे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने रेजूपेव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सड़कें बना रहे हैं आजकल वो। रेजूपेव टेक्नोलॉजी किसने बनाई है? रेजूपेव टेक्नोलॉजी बहुत ही ठंडी जगहों पे काम आती है। इसमें जो बिटुमिनस मिक्स होता है उसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना पड़ता। तो ये सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑप्शन डी, जो CSIR के अधीन काम करता है, नई दिल्ली में लोकेटेड है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने ये टेक्नोलॉजी बनाई है। बिटुमिनस रोड कंस्ट्रक्शन हाई ऑल्टीट्यूड्स में या सब जीरो टेम्परेचर जहाँ पे होते हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल रेजूपेव टेक्नोलॉजी का किया जाता है। इसमें एस्फाल्ट मॉडिफायर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती। इनमें से भारतीय एयरफोर्स का कौन सा स्क्वाड्रन है जिसे राष्ट्रपति ने अपने रंग देकर, प्रेसिडेंट्स कलर जिसे निशान बोलते हैं, वो देकर सम्मानित करा है? ये सबसे ऊंचा सम्मान है जो भारत में किसी मिलिट्री की टुकड़ी को दिया जाता है। 25 साल कम से कम राष्ट्र की सेवा कोई टुकड़ी करे तब ये मिलता है। ये मिला है फ्लाइंग डैगर्स को, ऑप्शन बी। इनका हेडक्वार्टर सुलूर में है, SULUR, सुलूर, जो तमिलनाडु में है। इसको 45 नंबर स्क्वाड्रन भी बोलते हैं, 45 नंबर स्क्वाड्रन भी इसे कहा जाता है। तो इन्हें मिला है इस बार निशान। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक जो अनक्लेम डिपॉजिट है सरकारी और प्राइवेट बैंकों में, वो टोटल कितने हो गए जब मार्च 2023 खत्म हुआ, वित्तीय वर्ष 2023 तब? तो टोटल कितना था अनक्लेम डिपॉजिट? ये था 42,270 करोड़, ऑप्शन बी। और इसमें ज़्यादातर 83% जो इसमें है वो सरकारी बैंकों में है। सबसे ज़्यादा है SBI में, और प्राइवेट बैंकों की अगर बात करें तो उनमें सबसे ज़्यादा है ICICI बैंक। अनक्लेम डिपॉजिट क्या होता है? अगर आप अपने बैंक अकाउंट को 10 साल तक ना छुएं तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है, उसमें जो भी डिपॉजिट है वो अनक्लेम्ड हो जाते हैं। या फिर आपने कोई FD करा रखी है, टर्म डिपॉजिट, और मैच्योरिटी के बाद भी आप उसे 10 साल तक क्लेम ना करें, तो फिर उसको कहा जाता है अनक्लेम डिपॉजिट। इसको फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने डिपॉजिटर एजुकेशन और अवेयरनेस फंड में भेज देता है। बाकी एक पोर्टल है आजकल, उद्गम पोर्टल, अगर आपको पता करना है आपका अनक्लेम डिपॉजिट किसी बैंक में नहीं है तो आप उद्गम पोर्टल पे जा सकते हैं। 9th ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो 4 लोग बने ब्रांड एम्बेसडर, शाहिद अफरीदी, क्रिस गेल, उसैन बोल्ट और युवराज सिंह। ये USA और वेस्ट इंडीज में हो रहा है।
जीरो डेब्री चार्टर यानी स्पेस में 2030 के बाद कोई भी स्पेस डेब्री हम नहीं जोड़ेंगे, ये शपथ ली है 12 देशों ने। तो ये जीरो डेब्री चार्टर किसने लॉन्च किया था? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किया था। तो आंसर है ऑप्शन डी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। पहला भारत का फिल्म मेकर कौन है जिन्हें ग्रॉ प्री अवार्ड मिला है? ये पाम डोर के बाद कांस फिल्म फेस्टिवल में दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड होता है ग्रॉ प्री अवार्ड। ये मिला है पायल कपाड़िया को। इन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट करी है जिसका नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ऑल वी इमेजिन एज लाइट, तो ये फिल्म उन्होंने डायरेक्ट करी है। कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में होता है। इसके अलावा संतोष सिवान सिनेमाटोग्राफर हैं, इन्हें मिला है पियर एंजने ट्रिब्यूट अवार्ड आजीवन उपलब्धि के लिए। अनुसुईया सेन गुप्ता को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है द शेमलेस फिल्म में काम करने के लिए। सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो एक शॉर्ट फिल्म है, चिदानंद नायक ने डायरेक्ट करी है, इसको मिला है ला सिनेफ अवार्ड बेस्ट शॉर्ट फिल्म के लिए। तो ये 4-5 अवार्ड आपको कांस फिल्म फेस्टिवल में याद रखने हैं। भारत की पहली जिम्नास्ट कौन है जो गोल्ड मेडल जिन्होंने जीता एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप जो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुई थी? इनका नाम है दीपा कर्माकर, ये त्रिपुरा से हैं। ये पहली एशियन जिम्नास्टिक चैंपियन बनी है भारत से। नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल एक काउंसिल है सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल पर रिसर्च करने के लिए। इन्होंने अपना ऊष्मायन केंद्र यानी इंक्यूबेशन सेंटर बनाया अभी कहाँ पे? तो ये इन्होंने बनाया है बल्लमगढ़ हरियाणा में। तो आंसर है ऑप्शन सी, बल्लमगढ़ हरियाणा। बल्लमगढ़ हरियाणा। और ये जो नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल है ये डीपीआईआईटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अधीन काम करता है। एमआरआई, एक एमआरआई 1.5 टेस्ला कैपेसिटी का एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और लीनियर एक्सेलरेटर लिनैक, ये टेक्नोलॉजी अभी किसने बनाई है? ये समीर ने बनाई है, ऑप्शन सी। समीर संगठन बोलते हैं सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। इसने सीडीएसी के साथ मिलकर बनाई है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये दोनों संगठन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के अधीन काम करते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी इनका एक प्रोग्राम है इन ट्रांस, INTRANSE, इन ट्रांस, जिसके तहत ये टेक्नोलॉजी बनाते हैं और फिर उसे प्राइवेट कंपनियों को दे देते हैं। अभी जो हमारा कौन सा मंत्रालय है उसने कमेटी बनाई है जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं जैसे कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, वियतनाम वगैरह, यहाँ से भारत में साइबर क्राइम काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। तो आपको ये बताना है ये कमेटी किसने बनाई है जो इन पे अंकुश लगाएगी, इसको स्टॉप करेगी, इस तरह के क्राइम्स को। गृह मंत्रालय ने कमेटी बनाई है और इस कमेटी के चेयरमैन होंगे मिस्टर VSK कौमुदी। मिस्टर VSK कौमुदी। अभी भारतीय वायुसेना ने पहली बार रात में एक विमान की लैंडिंग करी कारगिल जो एयरपोर्ट है, कारगिल एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, वहां पे नाइट विजन गॉगल्स का इस्तेमाल करके। तो कौन सा विमान उन्होंने उतारा? यह विमान है C-130J सुपर हरकुलिस एयरक्राफ्ट। C-130J सुपर हरकुलिस एयरक्राफ्ट, ये अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन इसे बनाती है। अभी जो छोटे आइलैंड कंट्री हैं, छोटे छोटे जैसे तुवालू है या छोटे छोटे बहुत ही जो आइलैंड कंट्री हैं, मॉरिशस है, इस तरह के जो कंट्री हैं जो रिलेटिवली छोटे हैं और आइलैंड हैं, 39 कंट्रीज हैं ऐसे, इन्हें SIDS बोलते हैं। इनकी चौथी बैठक हुई कहाँ पे हुई? इनकी चौथी बैठक अभी एंटीगुआ और बारबुडा में हुई जो वेस्ट इंडीज में है, कैरेबियाई सागर जो कि अटलांटिक सागर का हिस्सा है। इंटरनेशनल सीड फेडरेशन जिसका हेडक्वार्टर न्यो स्विट्जरलैंड में है, NYON न्यो, तो इसने वर्ल्ड सीड कांग्रेस का आयोजन किया कहाँ पे? वर्ल्ड सीड कांग्रेस का आयोजन इन्होंने रॉटरडैम नेदरलैंड में करा। तो आंसर है ऑप्शन डी। और सबसे पहली सीड कांग्रेस 1924 में हुई थी। वैसे इंटरनेशनल सीड फेडरेशन ने अपनी 100वीं जयंती अभी मनाई है, ठीक है। तो रॉटरडैम में अभी वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट भी हुआ, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट, और रॉटरडैम में अभी वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस का आयोजन भी किया गया वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल के द्वारा। अदानी ग्रुप सेंसेक्स में आ गया है अब। अदानी ग्रुप की कौन सी कंपनी सेंसेक्स में आ गई, ये क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। तो ये पहली कंपनी है जो सेंसेक्स में ऐड की जा रही है अदानी ग्रुप की, ये है अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये 24 जून को ऐड कर दी जाएगी, विप्रो को रिप्लेस करेगी। और आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अदानी पोर्ट जो कंपनी है इसने 95% हिस्सा खरीद लिया है, इसमें गोपालपुर बंदरगाह उड़ीसा में। और अदानी पोर्ट तंजानिया का एक बंदरगाह है दारस सलाम पोर्ट, उसमें कंटेनर टर्मिनल नंबर 2 को भी मैनेज करेगा। और अदानी पोर्ट फिलीपींस में एक बाटन करके पोर्ट है वो भी डेवलप कर रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक पोर्टल बनाया है, अगर आपको RBI से कोई भी रेगुलेटरी अप्रूवल लेना है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। इस पोर्टल का क्या नाम है? इसका नाम है प्रवाहा की फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। अभी भारत की जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम RBI ने शुरू करी थी 2004 में, इसके तहत आप $2.5 लाख बाहर भेज सकते हो, या तो किसी स्कूल की फीस भर सकते हो या घूमने जाओ तो वहाँ खर्च कर सकते हो $2.5 लाख। तो टोटल पैसा भारत के बाहर कितना गया वित्तीय वर्ष 2024 में लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत?
तो ये गया $31.73 बिलियन, $31.73 बिलियन फाइनेंशियल ईयर 24 में अकॉर्डिंग टू आरबीआई डेटा। और भारत के अंदर कितना आया रेमिटेंस, तो वो आया $111.2 बिलियन। भारत में सबसे ज्यादा रेमिटेंस आया पूरी दुनिया में अकॉर्डिंग टू द डेटा बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। $111.2 बिलियन 2022 में भारत में आया। ये लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा। दूसरे नंबर पे मैक्सिको था। यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है, ये मिला है राधिका सेन, मेजर राधिका सेन को। और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पोस्टेड है, पीस कीपर है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपर है, यूएन की शांति सैनिक हैं। और एक अवार्ड और दिया जाता है ब्लू हेलमेट्स को यानी पीस कीपर्स को, डैग हैमरजोल्ड अवार्ड। डैग हैमरजोल्ड स्वीडन के व्यक्ति थे, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे, इनके नाम पे ये अवार्ड रखा है। तो डैग हैमरजोल्ड अवार्ड अभी मिला है नायक धनंजय कुमार सिंह को, वो भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पोस्टेड थे। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क मपेडू में बन रहा है, चेन्नई के पास। कौन बना रहा है, रिलायंस बना रहा है। भारत में टोटल 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे, ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन आएंगे। तो पहला चेन्नई में रिलायंस जो है वो सेटअप कर रहा है। तो ये था हमारा जो बेस्ट 300 एमसीक्यू है उनका भाग 4 मई के। मिलते हैं फिर जून के भाग 1 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।